जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 9 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो उसको मैं लेकर के आता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग मैप प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे। उसके बाद से इसी मैप के साथ ही हम लोगों को ये भी देखना है कि ये पेरूसेट्स कोलोसस ये अभी न्यूज़ में है, ये क्या है अभी देखने वाले हैं। उसके बाद से अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद से ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक हालिया प्रकाशन, इसमें ये जितने भी अभी हैं हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेट्रोलियम भंडार, इसके बारे में। उसके बाद से अति चालकता या फिर ये सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, न्यूज में है, ये देखेंगे उसको। उसके बाद से मालाबार व्यायाम या फिर एक्सरसाइज मालाबार। फिर यहाँ पे खनिज और खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक, देखिए ये अभी न्यूज में है, लेकिन मैं इसको 5 अगस्त को आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 5 अगस्त का जो मेरा करेंट अफेयर्स है, आप उसमें जाकर के इसको देख लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों को अच्छे समझाया हूँ। दिल्ली अध्यादेश मामला, देखिए ये सब जो है ये अभी जो है पारित हो गया है। ये बीच में बहुत ज़्यादा चर्चे में था, काफ़ी अच्छे से मैं इसको 19 जुलाई के जो करेंट अफेयर्स जो मेरा वीडियो है उसमें आप जाकर के इसको देखिएगा। वहाँ मैं काफ़ी अच्छे से बेसिक चीज़ों को लेकर के, हर एक चीज़ों को पूरा कॉन्सेप्ट से लेकर के हर चीज़ें समझाया हुआ हूँ। तो इसलिए मैं फिर से उस वीडियो को नहीं बनाया, आप वहाँ पे जा कर के देख लेंगे, ठीक है। वीडियो ऐसे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ये सब अभी आज के न्यूज़ में था, तो इसको हम लोग आप वहाँ पे जा कर के देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हर चीज़ों को समझाया हूँ, समझ लीजिएगा उसको। और उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे ये ओबीसी का उप वर्गीकरण, और इसमें रोहिणी आयोग, ये भी बहुत ज़्यादा जो है चर्चे में है। तो ये 6 से 7 अगस्त ये 2 दिन का जो करंट अफेयर्स था एक साथ पढ़ाया था, तो ये उसके अंतर्गत आपको उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ये अभी न्यूज़ में है। तो इसको आप लोग अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जरूर पढ़िए। और देखिए रोज आप लोग कोशिश कीजिए, 5 बजे जो है मेरा रोज ये वीडियो आ रहा है, तो आप लोग हर दिन 5 बजे आप लोग भी कोशिश कीजिए उठने का, और अपना जो है अच्छे से करेंट अफेयर्स को मतलब प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए करेंट अफेयर्स जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग मैप से। देखिए आज हम लोग मैप में देखने वाले हैं ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ऊपर ही देख रहे हैं आप, ये उत्तरी अमेरिका है, और ये आप देख रहे हैं ये नीचे दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा ये इक्वाडोर, ठीक है, वेनेजुएला, गुयाना, ये ब्राज़ील, ठीक है, और ये बोलिविया, ठीक है, अर्जेंटीना, ये उरुग्वे, यहाँ पे सभी देश को बोल दे रहा हूँ, ये चीनी है, ये चिली है, ठीक है, चिली या चिले इस तरीके से आप बोल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे है पेरू, तो हम लोग को फोकस करना है यहाँ पे पेरू, ठीक है। तो पेरू का यहाँ पे राजधानी है लीमे, ठीक है। लीमे के यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे जाते हैं, समुद्र के ये तटीय क्षेत्र है ये। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये बड़े मैप में आप देखिए, ये पेरू का पूरा एरिया है, पेरू देश है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी राजधानी है, इसके दक्षिण में आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये पेरू के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र में। यहाँ पे जो है एक ईका रेगिस्तान है, ठीक है, ये एक ही ईका रेगिस्तान है, ठीक है। ये जगह अभी जो है चर्चे में है, न्यूज में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं इसलिए डायरेक्टली मैप के थ्रू यहाँ पे ले करके आया हूँ, ताकि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो है एक जलीय जीवाश्म जो है, जलीय जीव जो है उसका मतलब एक तरीके से बहुत बहुत पुराने समय से जो है इस पे अभी खोज चल रहा था, सर्च चल रहा था। तो ये यहाँ पे जो है वो उसको पाया गया है, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है। वेल जो हम लोग सबसे बड़ा अभी तक का जीव, सबसे भारी जीव मान रहे थे जलीय जीव में, तो अभी उससे भी और आगे बढ़ करके एक जीव अभी यहाँ पे खोज हुआ है उसका। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, और खास करके हम लोग को ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ से प्रश्न इस तरीके से बनता है कि अभी हाल ही में इस तरीके का जो है एक जलीय जीव मिला हुआ था, तो वो किस जगह पे मिला हुआ था। तो इस तरीके से वर्ल्ड लेवल का जो प्रश्न है वो इस तरीके से मैप में बनता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ें हैं, कुछ कुछ खास बातें जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है।
देखिए इस तरीके का ये जीव है, ये जलीय जीव है, ठीक है। और व्हेल से भी कई गुना ज़्यादा ये एक अभी जो ऐसा है कि जो जो व्हेल हम लोग जो है इसको हम लोग जलीय जीव में सबसे बड़ा जीव, सबसे भारी जीव मानते थे। लेकिन अब उससे भी आगे चल करके एक और यहाँ पे हम लोग को जीव जो है उसका यहाँ प्राप्त हुआ है। ये अभी जीव जो है ये नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन इसका जो है मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके पुराने, जैसे अब जैसे शारीरिक चीज़ें जो है, हड्डी वगैरह, ये सब चीज़ें जो खोजते हैं ना अपन, तो उसको खोज में ये सब प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग अभी जो है लगातार 13 सालों से इस पे सर्च चल रहा था। मिला तो बहुत पहले से था, लेकिन उस पे सर्च कर रहे थे, बहुत सारे रिसर्च कर रहे थे, तब जाकर के अभी जो है वो न्यूज़ में आया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने एक विशाल प्राचीन प्राणी जीवाश्म अवशेषों के लगभग यहाँ पे 40 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पे तटीय झील में जो यहाँ पे जल में रहते थे, उनका अभी इन लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से उस पर रिसर्च कंप्लीट किया है। खोजे तो बहुत पहले थे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे ये जो जीव है ना, ये मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब जो वेल है, वेल से भी ज़्यादा जो है ये अब आगे बढ़ करके, जैसे वेल को हम लोग एक किताब के रूप में, जैसे जो सबसे ज़्यादा एक एक अनोखा जैसे जीव वगैरह रहता है, तो हम लोग उसको क्या है, वर्ल्ड लेवल पे उसको एक मान्यता प्रदान करते हैं। तो अब ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि ये जो अभी यहाँ पे ये जो जलीय जीव है, इसको अब हम लोग मान्यता देने वाले हैं। वेल थोड़ा सा उससे सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके की बातें चल रही है, तो ये इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो शोधकर्ताओं का ये मानना है कि इस प्रजाति के पूर्ण रूप से जो है विकसित वयस्कों का वजन जो है, यहाँ पे देखिए आप, लगभग 85 से लेकर के यहाँ पे 340 टन तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीव है। थोड़ा सा इसके लिए मैप भी आपको जो दिखाऊं, मैप को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और देखिए कुछ कुछ पॉइंट, जैसे कि इस जीव का नाम यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या है, पेरुसेट्स कोलोसस। तो पेरू उस जगह पे मिला हुआ है, तो उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा उसमें ट्रिक आपको यहाँ से मिल जा रहा है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। सदियों से यहाँ पे ब्लू व्हेल के पास दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होने का यहाँ पे रिकॉर्ड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिसका भी कंकाल जो है 25 मीटर से अधिक लंबा, ये व्हेल के बारे में ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग ये 25 मीटर से भी अधिक लंबा, और यहाँ पे लगभग 4.5 टन का वजन है, ठीक है। 4.5 टन, जबकि आप देख रहे हैं कि उससे मतलब कितना ज़्यादा जो है अभी जो जीव मिला उसका ज़्यादा यहाँ पे वजन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पेरुसेट्स ये कोलोसस है, ये आसानी से लंबाई और वजन दोनों में वो ये जो ब्लू व्हेल है इससे आगे निकल सकता है। यहाँ पे ये लोग अभी जो है वैज्ञानिक जो है ये लोग इस पे दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो दक्षिण पेरू के जो इका रेगिस्तान है वहाँ पे ये जीवाश्म को मिला है वहाँ पे, और ये लोग लगातार उस पे जो है अभी भी सर्च चल रहा है। ये 13 साल से लगातार जो है इस पे यहाँ पे रिसर्च कर रहे थे, वो लोग समझने का मतलब कोशिश कर रहे थे किस प्रकार का जीव है, क्या है। तो अभी कुछ कुछ जानकारी जो है यहाँ से रिवील किए हैं। तो अब हम लोग को अभी न्यूज़ में है, लगातार हर एक लगभग ये न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस जीव के बारे में 3 पॉइंट, ये कहाँ पे मिला है। तो सबसे पहले जो जीव का नाम क्या है, तो ये है यहाँ पे पेरुसेट्स कोलोसस, ठीक है। कहाँ पे मिला है, तो ये पेरू कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका के एक पेरू जो देश है, पेरू के जो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ पे ईका रेगिस्तान नाम का जगह है, वहाँ पे है जो इसका एक मतलब अवशेष मिला हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एकदम फैक्ट टू द पॉइंट आपको मैं यहाँ पे बातें बताऊंगा। बाकी कुछ इसमें इधर उधर का कहानी कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, जैसे कि पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना का एक हिस्सा है। प्रश्न प्रीलिम्स में इसी तरीके से पॉइंट आता है, तो उसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, जिसका लक्ष्य है यहाँ पे देश के 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का यहाँ पे नवीकरण करना। तो इसी तरीके से प्रश्न बनता है। आजकल कुछ यहाँ पे डाटास वगैरह भी रहते हैं, तो आपको 1-2 पॉइंट का डाटा जो है याद रखना पड़ेगा। उसके बाद से चयनित स्टेशनों में यहाँ पे सिटी सेंटर के रूप में भी उसको विकसित करेंगे। कुछ उसमें से स्टेशन को जो है चयन करेंगे और उसको एक सिटी सेंटर के रूप में भी विकसित करेंगे, मतलब थोड़ा सा उसको अधिक डेवलप करेंगे उसके आसपास के क्षेत्र को। समग्र शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो रेलवे स्टेशनों के
आसपास केंद्रित है, तो उस सभी क्षेत्रों को जो है थोड़ा सा और अच्छे से विकसित करेंगे। पुनर्विकसित स्टेशनों में यात्रियों के आराम के लिए प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे बेहतर बैठने की व्यवस्था, उन्नत प्रतीक्षालय, यहाँ पे मुफ्त वाईफाई की सुविधा होगी। ठीक है, स्टेशन के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उचित यहाँ पे यातायात परिसंचरण और यहाँ पे अंतर मॉडल एकीकरण के रूप में ये सब कार्य इसमें किया जाएगा। तो ये सब पॉइंट जो है, ये सब इस तरीके से प्रश्न बनता है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे। और खास करके देखिए, जो पूर्वोत्तर भारत है उस पर भी ये लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों की राजधानियों को यहाँ पे रेलवे स्टेशन के जो मतलब रेलवे के एक नेटवर्क से यहाँ पे जोड़ने का भी इस योजना में ये सब प्लानिंग है, ये जो शामिल है। तो ये सब प्लानिंग से ही जो है प्रीलिम्स में पॉइंट टू पॉइंट जो है यहाँ से प्रश्न बनता है। कुछ और बातें देखते हैं इसमें। स्टेशन भवनों के डिजाइन उन क्षेत्रों की जो है स्थानीय, देखिए यहाँ पे संस्कृति, विरासत और वास्तुकला, ये सब इसमें जुड़े हुए हैं। आप कई स्टेशनों को देखे होंगे कि स्टेशनों में जैसे देखेंगे आपके आसपास में जो उसके पास जो दीवार है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से सांस्कृतिक चीज़ों का चित्र वगैरह पैटर्न पे बना हुआ होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है अभी लगभग ये जितने यहाँ पे सेलेक्टेड स्टेशन हैं तो उन सभी में भी ये सब चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे उदाहरणों में यहाँ पे राजस्थान के जयपुर स्टेशन में यहाँ पे हवा महल और अजमेर किले की यहाँ पे झलक, और जम्मू तावी स्टेशन जो है वहाँ पे यहाँ पे रघुनाथ मंदिर का एक डिजाइन इसमें शामिल किया गया है। हरित पहल और शुद्ध यहाँ पे शून्य उत्सर्जन पर भी यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें भी उसमें ऐड करें, ताकि थोड़ा हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट जो है वो भी बेहतर बना रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत है। देखिए कुछ इधर उधर की बातें नहीं थी, जितनी बातें मैं बताऊं सब इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ZSI जिसको हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी अभी हालिया एक रिपोर्ट, एक प्रकाशन यहाँ पे आया था, तो ये अभी न्यूज़ में है। और इसके द्वारा जो जो पॉइंट दिया गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से फोकस से ध्यान रखिएगा। ठीक है, टू द पॉइंट मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ भारत में पाई जाने वाली जो पक्षियों की यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे देखिए कि 5% जो है प्रजातियां जो है यहाँ पे स्थानिक प्रजातियां हैं। ठीक है, जो पक्षियों की जो प्रजाति है जो हमारे भारत में रहते हैं, स्थानीय जो है, स्थानिक रूप से जो है, मतलब हमारे भारत के ही हैं वो स्थानिक रूप से, तो ऐसी प्रजातियां जो है पूरा टोटल मिला करके 5% है। अब देखिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है कि एक टॉपिक। ठीक है, इसको बार बार नहीं बोलूंगा, ये सब चीजें क्या हिंट करने से थोड़ा सा आप लोगों को प्रभाव पड़ता है, इसलिए बोल देता हूं मैं बार बार। देखिए आगे, भारत में यहाँ पे जो है 1353 जो है यहाँ पे जो है ये पक्षी प्रजातियों का घर है, जो वैश्विक यहाँ पे पक्षी विविधता का लगभग 12 पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12.4% जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सब जो पॉइंट है याद रखना है आपको। पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थानिक प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए छोटा छोटा पॉइंट आपको अगर ध्यान दिए होंगे तो इस तरीके से ही पॉइंट बनता है। उल्लेखित यहाँ पे स्थानिक प्रजातियों में जो तीन यहाँ पे जो प्रजातियां हैं अलग अलग, उनको मतलब लगभग दशकों मतलब साल अभी लगभग हो गया है, उनको देखा नहीं गया है। तो ये जो तीन जो प्रजातियां जो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, इनका ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहला यहाँ पे देखिए मणिपुर बुश बटेर। ठीक है, तो ये जो है इसको अभी कई मतलब वर्षों से जो है इसको नहीं देखा गया है, तो ये हाईलाइट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो है इसका स्टेटस जो है IUCN के रेड लिस्ट के द्वारा यहाँ पे लुप्त प्राय के रूप में वर्गित किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है। ये जो यहाँ पे ये जो पक्षी है, इस पक्षी को आखिरी बार है 1907 में देखा गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। फिर आगे देखिए और दो यहाँ पे जो है पक्षी हैं, उनको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हिमालयी बटेर। ठीक है, तो हिमालयी बटेर जो है इनको जो है गंभीर रूप से यहाँ पे लुप्त प्राय का दर्जा प्राप्त है, और इसको आखिरी बार जो है 1876 में देखा गया था। तो ये लुप्त प्राय, ये भी IUCN के लुप्त, यहाँ पे गंभीर रूप से लुप्त प्राय, ये जो वर्ड होता है ना, इस वर्ड को अच्छे से याद रखिएगा। केवल लुप्त प्राय होगा तो गलत होगा, यहाँ पे गंभीर रूप से लुप्त प्राय। ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, केवल एंडेंजर्ड अलग होता है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जॉर्डन, यहाँ पे जैडन के कोर्सर।
ठीक है। तो ये जो है ये पक्षी भी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंतिम बार इसको जो है 2009 में देखा गया था, ठीक। तो ये तीनों पक्षी का नाम अच्छे से आपको याद रखना है, इनका स्टेटस याद रखना है कि गंभीर रूप से, ये दो लोग जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय में लिस्टेड हैं यहाँ पे IUCN के। और ये जो है, ये जो मणिपुर बुश बटेर है, ये लुप्त प्राय में है, ठीक है। देखिए अब ये जो प्रकाशन किया है जो ZSI है, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये जो ZSI है, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1916 में जो है देश की यहाँ पे असाधारण समृद्धि यहाँ पे जीव विविधता पर ज्ञान के विकास के लिए अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय केंद्र के रूप में किया गया था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है और इसके अलग अलग और भी यहाँ पे 16 क्षेत्रीय यहाँ पे स्टेशन हैं। तो लगभग यहाँ से इस तरीके से कुछ एक दो पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो बैकग्राउंड में इस तरीके से इसके बारे में, संगठन के बारे में हम लोग समझ गए। 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, ये जो संगठन है ये काफ़ी ट्रस्टेड संगठन है, तो इसलिए इसका रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। देखिए यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया था 2016 में। देखिए यहाँ पे, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की नई यहाँ पे और विभिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक होती है। देख रहे हैं, इस तरीके से कहानी भी बता करके लोग प्रश्न बनाते हैं। और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है, ठीक है। तो ये अभी आपको अंडमान द्वीप, यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसी के अंतर्गत ये मिला हुआ था। तो उस समय न्यूज में था, तो ये न्यूज से संबंधित बातें हैं, याद रखिएगा, इसको समझिए। मतलब यहाँ पे इस प्रश्न को तो समझना जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो है ये पेट्रोलियम भंडार। तो ये काफ़ी, इसमें जो है एक कुछ मेन पॉइंट है, उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ हाल ही में कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है वो लोकसभा में लिखित उत्तर के दौरान, अब उन लोग से प्रश्न भी पूछा गया इस बारे में, तो उस वहीं पे चर्चा हो रहा था, ठीक है। तो इस मंत्रालय के द्वारा जो है एक रिपोर्ट यहाँ पे पेश किया गया, ठीक है। और उसमें बताया गया कि जो पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम है वो किस तरीके से जो है यहाँ पे चल रहा है और कौन कौन से स्थान है। तो जो स्थान है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए आगे, वर्तमान अवसंरचना और क्षमता जो है हम लोग की अभी क्या है उस बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पे रिसर्च लिमिटेड जो है ये जो है इस पे पूरा काम कर रही है, ठीक है। ये संगठन जो है इसको याद रखेंगे। को यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा 2004 में जो है इसको पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत विशेष रूप से ये प्रयोजन वाहन के रूप में यहाँ पे बनाया गया था और यही जो है इस पे पूरा काम कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो स्थान है उसको थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा ध्यान में रखना है। भारत में कच्चे तेल की जो मौजूदा यहाँ पे भूमिगत सुविधाओं की संयुक्त रूप से यहाँ पे धारिता लगभग यहाँ पे जो है बताया गया है 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है, ठीक है। तो ये अभी हमारी जो है प्रेजेंट में धारिता क्या है, तो इतने लगभग है हमारे पास अभी। और यहाँ पे आगे अब देखिए कि ये जो भंडार स्थल है, ये 2 स्थान जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो है यहाँ पे विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसकी क्षमता जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 1.33, ठीक है, 1.33 मिलियन मीट्रिक टन धारिता है इसकी। और एक है यहाँ पे मंगलुरु, ठीक है। तो मंगलुरु जो है वो कर्नाटक में है और इसका है 1.5 मिलियन मीट्रिक टन, ठीक है। तो इसका ये धारिता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 क्षेत्र और जो है अभी उसको जो है एक तरीके से मतलब एक प्रस्तावित किया गया है, ये भी इस पे भी लगातार मतलब अब इस पे भी काम चल रहा है, आगे उसको मंजूरी दिया गया है। तो वो 2 क्षेत्र जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे देखिए चंडीखोल जो कि यहाँ पे उड़ीसा में है और इसका 4 मिलियन मीट्रिक टन की दक्षता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से यहाँ पे पादुर कर्नाटक में ये क्षेत्र खोजा गया है जिसका 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता है इसका।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपी मॉडल पे जो है ये लोग उसी के तहत जो है ये संचालित होगा। ये जो 2 क्षेत्र है इसको अभी अलग से इसमें ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी अब लगातार जो है इस तरीके से पेट्रोलियम भंडार पे यहाँ पे काम किया जाएगा। तो ये 2 जो क्षेत्र है उसको काफ़ी अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो है अभी न्यूज में है ये सुपर कंडक्टर या फिर अति चालकता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये अगर जो है अभी इस पे लगभग ये मिला हुआ है, दावा कर रहे हैं कुछ लोग इसमें, ठीक है। खास करके ये दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में जो है ये लोग वैज्ञानिकों ने इस पे जो है एक तरीके से दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो है एक सुपर कंडक्टर जो है इसका भी एक तरीके से इसमें सर्च कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें उनको मिली भी है इससे। तो जो सुपर कंडक्टर है ना ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्रांति के रूप में होगा। अगर कंडक्टर होगा जिसको हम लोग अति चालकता कहते हैं। अति चालकता को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चालकता पहले समझते हैं। तो देखिए चालकता को एकदम सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो जितने भी ऐसे यहाँ पे धातुएं हैं जिनमें इलेक्ट्रिक जो प्रवाह होती है, जो विद्युत प्रवाह होती है, वो अगर उसमें प्रवाह पॉसिबल है तो वो सभी चालकता होते हैं। चालकता सुने होंगे जिसको कंडक्टर, फिर इसी को हम लोग जो है अर्धचालकता या फिर अचालकता भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक के सुचालक कुचालक इस तरीके जो बोलते हैं, तो उसी को अगर अचालकता बोले कुचालकता बोले तो उसमें जो है हम लोग देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक जो है प्रवाह नहीं होती है, तो उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, ठीक है। और अर्धचालक, अब अर्धचालक का मतलब समझ में आ गया कि लगभग उसमें जो है इलेक्ट्रिक जो प्रवाह होगी वो नॉर्मल तरीके से होगी, कम होगी, ना के बराबर होगी, लेकिन होगी थोड़ी बहुत। तो अर्धचालक उस तरीके से अर्धचालक होते हैं। तो जो चालकता है उसका कुछ फैक्ट भी कई बार इसमें एक पॉइंट के रूप में पूछ लेता है। तो देखिए सबसे बेहतर जो चालकता होती है वो होती है सोने की। सोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से विद्युत के लिए एक बेस्ट कंडक्टर होता है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है तो हम लोग इसलिए इसका यूज नहीं करते। उसके सेकंड लेवल पे आता है चांदी का। तो चांदी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसके बाद जो है वो उसका एक मतलब एक तरीके से ये बेस्ट चालकता का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे चालकता होती है, एक बहुत बेस्ट कंडक्टर है। उसके बाद से लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, तो ये सब चीज़ें आती हैं। अर्धचालक जो है उसको भी मैं आपको बता दिया क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो इसमें जो होती हैं देखिए इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड और यहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड। तो ये सब एग्जाम्पल जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अब जो यहाँ पे सुपर कंडक्टर खोजा जा रहा है इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है। सबसे पहले चालकता को समझेंगे तो ये समझ में आएगा। जो चालकता होता है उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चालकता है ना इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा की भी हानि होती है। विद्युत जो है विद्युत के प्रवाह में लगातार ब्लॉकेज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे से प्रवाह नहीं होता है, पूरा एकदम शून्य लेवल पे जो परफेक्टली प्रवाह हो बिना रुकावट के, तो वैसी प्रवाह नहीं होती। हालांकि प्रवाह होती है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है विद्युत की हानि बहुत ज़्यादा होती है चालकता में, ठीक है। और इसका जो है नॉर्मल स्थिति, जैसे कि अगर हम लोग को इसमें जो ब्लॉकेज को रोकना है मतलब उसको ख़त्म करना है, मतलब हम लोग अगर चाहते हैं कि विद्युत का प्रवाह जो हो एकदम परफेक्टली हो, अच्छे से हो, कोई रुकावट ना हो, कोई ऊर्जा की हानि ना हो, तो उसके लिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ठंडे की स्थिति में कर सकते हैं, करेंगे तभी जा करके वो काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जो है हमारा प्रवाह को बनाने के लिए उतना ज़्यादा, अगर उसको परफेक्ट बनाने के लिए फिर हमारे को और भी बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा जो है एक पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम अभी भी इसी पे चल रहा है। अब उसको क्या कर सकते हैं, जितना अगर कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा ना, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है अगर उसको फिर अलग से ठंडा करने लग गए तो फिर समझिए कि कितना ज़्यादा उसमें खर्च आएगा। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे घर में बहुत सारे इस तरीके से इलेक्ट्रिक प्रवाह वायरिंग वगैरह है, तो अब उसको क्या है नॉर्मली स्थिति में हम लोग यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अब हर एक जगह पे आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम हर जगह पे जरूरत पड़ता है, हर चीज के लिए उपयोग करते हैं हम लोग। तो सोचिए कि वो कितना बड़ा एक तरीके से अच्छा एक बहुत बेहतर क्रांति के रूप में आएगा इलेक्ट्रिक सिस्टम में, अगर ये सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्टली
इस पे जो अभी भी रिसर्च चल रहा है उसको चेक कर रहे हैं, तो वो अगर परफेक्टली खरा उतरता है तो हम लोग जो है एक तरीके से इलेक्ट्रिक सिस्टम में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का जो है बेहतर तरीके से यहाँ पे उपयोग कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक सिस्टम में एक बहुत बेहतर तरीके से सुधार कर पाएंगे। तो जो सुपर कंडक्टर है, यहाँ से हम लोग को प्रीलिम्स में सबसे मेन जो प्रश्न है वो बनने वाला है फर्स्ट पॉइंट में, कि जो ये सुपर कंडक्टर है इसका नाम क्या है, या फिर LK99 जो है वो निम्नलिखित में से क्या है। एकदम फर्स्ट पॉइंट तो आपको यहीं से आना है, क्योंकि इस तरीके से खोज वगैरह जो नाम वगैरह रहते हैं ये लोग प्रीलिम्स में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो LK9 आप अच्छे से याद रखेंगे, ये एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है, इसी का नाम है। और इसी पे अभी जो है लगातार जो एक तरीके से इस पे अभी भी चल रहा है, इसका मतलब शोध कर रहे हैं लगातार इस पे, ठीक है। इसका हर तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा परफेक्टली। तो इसका नाम जो है LK99 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। LK99 आया मतलब वो क्या है, एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है। तो ये जो है दक्षिण कोरियाई समूह जो है ये लोग इस पे लगातार जो है जांच करने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए आगे इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने संघनित पदार्थ यहाँ पे भौतिकी में एक सफलता का यहाँ पे दावा करते हुए कहा कि LK99 जो है ये एक LK99 नामक सामग्री कमरे के तापमान की अति चालकता और परिवेश के दबाव को प्रदर्शित करती है। मैं आपको ये बता देता हूँ एकदम आसान भाषा में। अभी मैं जैसे बताया कि चालकता में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होती है। अगर ऊर्जा की हानि को रोकना है तो हम लोग को ये जितने भी चालकताएं जो है उनको हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब जो है ब्लॉकेज नहीं होगा, तब जो है ऊर्जा हानि नहीं होगा। लेकिन इतना करने के लिए फिर हम लोगों को बहुत सारे ऐसे मतलब समझ लो कि एक बहुत ज़्यादा ये सब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा आएंगे, या फिर हम लोग का इलेक्ट्रिक जो सुविधा है उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर है ये ऐसा कंडक्टर है कि हम लोग जैसे अभी हमारे घर का जो एक टेम्परेचर है उसी लेवल पे जो है ये सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्टली काम करेगा, उसको किसी भी तरीके से ठंडा करने की कुछ भी जरूरत नहीं। नॉर्मल सामान्य जो प्राकृतिक स्थिति जो है हमारे रूम की जो टेम्परेचर है उस पर भी वो एक तरीके से जीरो ब्लॉकेज पे काम करेगा, मतलब उसमें जो है ऊर्जा की कोई हानि नहीं होगी। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसी पॉइंट पे जो है प्रश्न बन सकता है यहाँ से, या तो ये शॉर्ट में बने या थोड़ा इसको अगर सुपर कंडक्टर को अगर यहाँ पे उसकी परिभाषित तरीके से या कुछ विशेषताओं के रूप में अगर प्रश्न बनता है तो पॉइंट के रूप में ये जरूर ये सब बनेगा, क्योंकि मेन चीज़ है इसका विशेषता यही है कि ये जो है विद्युत प्रवाह को बिल्कुल भी कभी भी ब्लॉक नहीं करता है। नॉर्मल तापमान में जो है इसका पूरा काम होता है, बेहतर प्रवाह होता है विद्युत का, तो इसलिए इसको हम लोग सुपर कंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन इसका विशेषता जो है वही है, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए कि LK99 एक तांबा प्रतिस्थापित लेड एपेटाइट है, ठीक है, मतलब एपेटाइट है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह कमरे के तापमान और परिवेश की दबाव पर अति चालक गुण प्रदर्शित करता है। प्रवाह संचरण में शून्य हानि होती है, मतलब काफ़ी अच्छा है, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से विद्युत की हानि नहीं हो रही है। औद्योगिक अनुसंधान अनुप्रयोगों को यहाँ पे शून्य हानि और विद्युत प्रवाह संचरण है, तो ये बहुत अच्छा इसका एक लाभ हो सकता है। और कमरे के जो तापमान पर है अति चालकता यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं इसमें, और बिना इसे कम तापमान पर ठंडा करने की कुछ भी तरीके से इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मल तापमान में भी ये अपना काम करता है बेहतर तरीके से, तो इसलिए हम लोग इसको सुपर कंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ गए, ये हम लोग को क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे मालाबार व्यायाम या फिर एक्सरसाइज मालाबार। जब मैं आपको यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब आपको पढ़ा रहा था, मैं उसके संबंधों को बता रहा था, तो मैं काफ़ी अच्छे से आपको वहाँ भी बताया था। अभी ये न्यूज़ में भी है, क्योंकि जो है जो ये मालाबार व्यायाम है या फिर मालाबार एक्सरसाइज जो है ये 11 से लेकर के 21 अगस्त तक होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए कि मालाबार एक्सरसाइज जो है किन किन देशों के साथ होता है, कौन कौन से देश जो है साथ में मिल करके करते हैं, या फिर मालाबार का
मालाबार एक्सरसाइज का 31वां संस्करण कहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिडनी है, सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ये, तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से देश भाग लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ये 4 देश जो है इसको याद रखिएगा, ठीक है। सब एकदम इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट, मैं ज्यादा कुछ रखा ही नहीं हूँ, अभी पूरा प्रीलिम्स के लिए आज का मेरा वीडियो है, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये जो मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है 31वां संस्करण में जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये पहली बार जो है ये मालाबार युद्ध का जो है एक तरीके से मेजबानी की जा रही है, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए एकदम टू द पॉइंट, जितने भी पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एक्स्ट्रा आपको जरूरत नहीं है, इतने को आप बहुत अच्छे से याद रखें, 4 पॉइंट है उस 4 पॉइंट को, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे एक तरीके से नॉलेज के लिए मैं रख दिया हूँ कि जो यहाँ पे ऑसिंडेक्स, ठीक है, ये जो ऑसिंडेक्स नाम है ये जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होता है, तो इन दोनों के बीच का जो एक्सरसाइज है द्विपक्षीय एक्सरसाइज, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये अभ्यास जो है ये भी हम लोग लगातार जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। तो ये जो है ये 4 से 5 पॉइंट है, एकदम टू द पॉइंट, उसको याद रखिए, ठीक है। इसमें कुछ भी चीज आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और देखिए लास्ट में आप हम लोगों ने आज पूरा प्रीलिम्स का जो इतना क्वेश्चन था देख लिया। देखिए मेन चीज क्या है कि जितने भी हम लोग को जो बड़े बड़े जो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स में जो भी जो चर्चे में यहाँ पे जितने भी कंटेंट थे वो लगभग मैं आपको हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं बताया हूँ। जैसे कि दिल्ली अध्यादेश मामला, ये अभी क्या है, लेकिन देखिए लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यहाँ पे थोड़ा सा कहें कि थोड़ा विवाद रूप से बना हुआ था, मतलब चांस था वहाँ पे कि पारित हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो रहा था, तो ये उस समय भी चर्चे में था, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से 19 जुलाई को समझाया था, तो मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ। आप जाइए सीधा 19 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसमें देखिए, बहुत अच्छे से मैं इसको समझाया हूँ। उसके बाद से ये ओबीसी उपवर्गीकरण या फिर ये रोहिणी आयोग किससे संबंधित है, बहुत अच्छे से हर चीज़ों को बेसिक से लेकर के और इससे संबंधित आयोग है समझाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों, ठीक है। और मैं इसलिए क्या है, देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ तो थोड़ा सा क्या है, वो जो मैं फर्स्ट में जिस तरीके से समझाया था मैं फिर से समझाऊंगा आगे चल करके अगर न्यूज में रहा तो, लेकिन अभी के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ पे जा करके देखें, ठीक है। तो ये 6-7 अगस्त करके आपको दिख जाएगा, जैसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि 6-7 अगस्त का जो है करंट अफेयर्स है, उसको आप टैप करके उसको देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद से खान और खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयक, ये जो है 2023 में, ये मतलब 2023 का ये जो विधेयक है, इस विधेयक के बारे में 5 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसमें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से इन तीनों को मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज का जो करंट अफेयर्स था प्रीलिम्स बेस्ड था, तो उस चीज़ को थोड़ा सा एकदम हल्के से, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग भी 5 बजे जो है, हर दिन 5 बजे जो है अपना करंट अफेयर्स मेरे साथ ही साथ आप लोग कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।